हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसको कहा जाता है फ्यूल या ईंधन। तो इसके ऊपर मैंने आपको कुछ फ्यूल्स बताए हुए थे कि भाई कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं, किस तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैशियस फ्यूल्स, ये 3 तरह के फ्यूल्स होते हैं जो हमको कैसे मिलते हैं। तो कुछ नेचुरली मिल जाते हैं, मतलब प्रकृति से सीधे तौर पे मिलते हैं, कुछ आर्टिफिशियल तौर पे मिलते हैं। ये 2 तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें सॉलिड फ्यूल्स जितने होते हैं उनको बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि भाई जो इतने भी ठोस ईंधन है वो कौन कौन से ईंधन है, कैसे बने होते हैं, उनमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या क्या संगठक होता है, ये सारी चीजों पर देखेंगे। उससे पहले पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे, उन पर नजर डालते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स है इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि विच टाइप ऑफ कोल गिव मोर अमाउंट ऑफ हीट आफ्टर कंबशन। किस प्रकार का कोयला दहन के बाद अधिक मात्रा में उष्मा देता है। देखिए, कोल जो है, अगर हम बात करें कोल जिसको कोयला कहा जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे तो ये एक तरीके का क्या है, एक सॉलिड फ्यूल है, मतलब एक ठोस ईंधन है। और इसके द्वारा जो है बहुत सारी ऊर्जा भारत में बनाई जाती है। लगभग 65% ऊर्जा जो आज घरों में बिजली आ रही है वो कोयले से ही आ पा रही है। तो इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, 4 प्रकार इसमें आप पढ़ेंगे, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये कुछ तरह के कोयलों के प्रकार होते हैं। अब इनमें जो है पूछा गया है, आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा अभी कौन कौन से कोयले हैं, कितना प्रतिशत कार्बन होता है उनमें। तो वैसे तो वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा ही। याद रखेंगे जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट प्रकार का। तो एंथ्रासाइट जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट की हीट देता है। जितना अच्छा कोयला होगा, जितना कार्बन परसेंटेज होगा, उतना अच्छा जलने के बाद आपको उष्मा देगा। तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा प्रकार का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कोल ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट में, तो आप उसका आंसर बता देंगे एंथ्रासाइट होता है। फिर विच फ्यूल कॉजेस लीस्ट पॉल्यूशन, कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण करता है। तो अगर डीजल की बात करें, कोयले की बात करें, LPG की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात करें, तो इनमें से कौन सबसे कम प्रदूषण कर रहा है, तो बात होती है हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन जो गैस है ये ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर पानी ही बनाएगी, तो पानी कौन सा प्रदूषण है। लेकिन अगर हम डीजल जलता है तो कार्बन उत्सर्जन है, कोयला जलता है तो कार्बन उत्सर्जन है। इसमें भी अगर हम LPG की भी बात करें तो LPG के जलने पर बहुत ज्यादा प्रदूषण तो नहीं होता है, लेकिन ये भी तो भी जो है हाइड्रोजन गैस सबसे क्लीन ऊर्जा है, मतलब स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत हम हाइड्रोजन गैस को रख सकते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया। तो देखिए, हमने क्या पढ़ना चालू किया था, ईंधन ही पढ़ना चालू किया था, ईंधन जिसको हम फ्यूल कह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्यूल एक एजेंट है जो ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करने में काम आता है। तो ईंधन वे पदार्थ हैं जिन्हें जलाए जाने पर वे वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उष्मा उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार के पदार्थ में एक से अथवा अधिक ज्वलन जो सील दहनशील जो तत्व होते हैं उनकी उपस्थिति होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि। तो आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा भी जिनमें ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो ईंधन आपको समझ में आ गया, वो पदार्थ है जो जलाए जाने पर क्या करेंगे, वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उष्मा, हीट प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर एक चीज होगी जिसको आप क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे, दहन कहेंगे। किसी ईंधन या ऑक्सीजन के मध्य उस तापमान पर हुई एक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, जिसे ईंधन के जलने पर हीट भी उत्पन्न होती है और दहन कहलाती है। और दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा से जो है ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब केमिकल एनर्जी से ये आपका थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये समझाया था मैंने आपको। इसके अलावा हम दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक दहनशील है, एक गैर दहनशील है, कंबस्टेबल है, एक नॉन कंबस्टेबल, या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा। तो एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ है जो आग में एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वयं जलते हैं अथवा किसी अन्य पदार्थ को दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कागज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये खुद जलेंगे और दूसरी चीजों को भी जलाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम पानी के देखें, लोहा को देखें, पत्थर को देखें, ना ये खुद जलेंगे ना किसी और को जलाएंगे। तो ये क्या हो गए, गैर दहनशील हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक बहुत तीव्र गति से हो जाए तो उसको रैपिड कंबशन या तीव्र कहा जाता है। एक मंद दहन जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में बताया था, और एक होता है स्वतः दहन जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करी थी, फॉस्फोरस का वायु की संपर्क में आने पर उसके अंतर्गत जो परिवर्तन है वो स्वतः जो है दहन की कैटेगरी में आ जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था,
मैंने आपको बताया था कि भाई आप क्लासिफाई कर सकते हैं फ्यूल्स को दो तरीके से, एक उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब उनके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंगली, जिसमें हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैसीय। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि कैसे उसकी उत्पत्ति हो रही है। अगर आपको पता चल जाए कि उत्पत्ति कैसी है तो उसके आधार पर भी ईंधनों को दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक हो सकता है नेचुरल और एक हो सकता है मैन मेड, मतलब इन पर कोई ना कोई तरीके की मानव निर्मित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब इनको कहीं ना कहीं उद्योगों में बनाया जा रहा है और ये प्रकृति में सीधे तौर पर मिल रहे हैं। तो प्राकृतिक ईंधन भी होते हैं, कुछ कृत्रिम ईंधन भी होते हैं जो मानव बनाता है। तो इसके आधार पर आज का जो हमारा एजेंडा है क्लास का वो किसको पढ़ना है, तो सॉलिड फ्यूल्स को बहुत अच्छे से आज हम कवर करेंगे। सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, ये प्रकृति में मिल जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, ऑयल शेल, और जो हम बनाते हैं कई प्रक्रियाओं से, तो ये खोई हो गई, पुआल हो गई, मतलब जिसको आप स्टबल कहते हैं, पराली कहते हैं, कास्ट कोयला, कोक, उपले, ये सारी चीजें आपके प्राकृतिक नहीं है, इनको हम मैन्युफैक्चर्ड बोल सकते हैं या फिर कृत्रिम भी बोल सकते हैं, और ये सारे जो है प्राकृतिक हैं। तो आज इसी पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। कुछ आइडल फ्यूल्स जो होते हैं कि एकदम कोई भी अगर ईंधन है तो उसके अंदर क्या गुण हो सकते हैं, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। वैसे ही हम द्रवों पर भी बात करेंगे आगे की क्लासेस में, और गैसीय ईंधनों पर भी बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स मैं दे चुका हूँ। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले फ्यूल्स के आदर्श कैसे फ्यूल होते हैं, और उसके बाद ठोस ईंधन को बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आदर्श ईंधन के क्या गुण होने चाहिए, क्या एक आइडल फ्यूल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं। सबसे पहले इनका उष्मीय मान, जो हीट वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। जब ज्यादा हीट देगी तभी तो हम उसको आइडल फ्यूल कहेंगे, नहीं तो फ्यूल का काम क्या है भाई। अगर जैसे मैंने बताया था कि अगर हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कागज जलाने से हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि उसका उष्मीय मान कम है, उसकी हीट वैल्यू कम है। अगर हीट वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो वो जाकर हमको ज्यादा ऊर्जा दे पाएगा और हमारी गाड़ियां चल पाएंगी। इसके अलावा इनके जलने से अपशिष्ट पदार्थ तथा हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। आइडल फ्यूल उसको कहा जाएगा जिससे प्रदूषण कम हो। जैसे हम हाइड्रोजन गैस की तरफ बढ़ रहे हैं, हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी तरफ बढ़ने का कारण क्या है कि भाई इनके जलने पर जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो रेसिडुअल प्रोडक्ट बन रहा है, वो समाज को, पर्यावरण को हानिकारक नहीं होना चाहिए, तो उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, उसको हम आइडल फ्यूल कहेंगे। नहीं तो फ्यूल तो सभी है, ईंधन तो सभी है, लेकिन आदर्श फ्यूल की बात हो रही है। इनका परिवहन तथा भंडारण सुगम होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब इनका ट्रांसपोर्ट और इनकी जो एक तरीके से भंडारण, स्टोरेज है, वो आसानी से हमारे लिए सिंपल होगा और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, तो उसको आइडल फ्यूल कहेंगे। अब जैसे कि सौर ऊर्जा की तरफ जाया जा रहा है, तो क्यों जाया जा रहा है? क्योंकि वो भंडारण, जो उसका स्टोरेज है, उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी उपलब्धता है, वो अच्छी खासी है, तो इसलिए उसको किया जा रहा है कि उस तरह का हम सिस्टम डेवलप करें। इसके अलावा इनका दहन सदैव नियंत्रित होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो कंबशन हुआ उसने आपको ही हानिकारक जो है दुष्प्रभाव दे दिए कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, और ये सस्ते और सुलभ होने चाहिए। तो ऐसे फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? आइडल फ्यूल्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे ठोस ईंधन की। तो भाई ठोस ईंधन और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो ऐसे ईंधन जो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब जो सॉलिड स्टेट में पाए जाएं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, वो हो गए ठोस ईंधन। ठोस ईंधन कहलाते हैं। और लकड़ी एवं कोयला प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रमुख ठोस ईंधन है। तो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं हम लकड़ियों का। आज भी गाँवों के में अगर देखा जाए तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर। और मानव द्वारा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ठोस ईंधनों के अतिरिक्त अन्य ठोस ईंधनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्राकृतिक ईंधनों के उप उत्पाद, मतलब बाय प्रोडक्ट के तौर पर अथवा किसी अन्य स्रोत से कृत्रिम रूप से विनिर्मित किया जाता है। मतलब इनको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इन ईंधनों को विनिर्मित या मैन्युफैक्चर्ड ईंधन कहा जाता है। प्राकृतिक एवं विनिर्मित ठोस ईंधनों को संक्षिप्त विवरण जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो इसमें जो है हम एक एक करके ईंधनों पर बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो लकड़ी क्या है? एक प्राकृतिक ईंधन है जो हमें प्रकृति में देखने मिल जाती है। मतलब ये एक तरीके का नेचुरल फ्यूल है। और नेचुरल फ्यूल किसके अंतर्गत है? सॉलिड के अंदर है। क्योंकि आज हमारे क्लास का एजेंडा क्या है? सॉलिड फ्यूल्स को पढ़ने का।
तो भाई इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर हम देखें, लकड़ी सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली और सरलता से उपलब्ध होती है। जंगलों से लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। हमारी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनका भी आधे से ज्यादा इन्हीं से काम चलता है। तो इससे क्या होता है, आग की खोज के बाद मानव द्वारा ईंधन के रूप में सर्वप्रथम लकड़ी का ही प्रयोग किया गया। जब अर्ली मैंस थे, आदि मानव थे, तो उनके पास कोई पेट्रोल, डीजल, क्रूड वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो लकड़ी का इस्तेमाल भरपूर करते थे। और वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा अधिकतर किया जाता है। इसके अलावा हल्की लकड़ी अधिक तीव्रता से ऊंची ज्वाला के साथ जलती है। जो आपकी, अगर हम देखें कि जितनी भी लाइट होती है, मतलब उसका वजन जितना कम होगा उतना ज्यादा उसमें ज्वालाएं दिखेंगी, क्योंकि दहन के समय वायु आसानी से लकड़ी में प्रवेश कर जाती है। और इसके विपरीत अधिक कठोर एवं भारी लकड़ी में वायु का प्रवेश बाधित होता है, इसलिए वो इतने अच्छे से नहीं जलती। इसलिए वो छोटी ज्वाला के साथ धीरे धीरे जलती है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। और लकड़ी बहुत सरलता से प्रज्वलित होती है। यही कारण है कि इसे अन्य ईंधनों को जलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई ईंधनों को जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पर वो एक मीडियम के तौर पर काम करती है। तो ये बहुत आसानी से जो है सुलभ तौर पर उपलब्ध होती है। आप कहेंगे कोयला, तो भाई कोयले की तो खदानें होती है, वहां से उनको निकालना पड़ता है, फिर उनको जो है कई तरह की टरबाइंस में भेजना पड़ता है, कई बार उनका चूर्ण बनाना पड़ता है, एकदम क्रशिंग होती है, जैसे बिजली जो बनती है उसमें। तो अगर हम लकड़ी के संगठकों की बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या होती है, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कि एक लकड़ी के अंतर्गत क्या चीजें मिलेंगी, तो आपको याद रखना है इसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और इसमें ऐश भी होती है, मतलब राख भी होती है। अगर हम बात करें किसी भी लकड़ी के अंतर्गत 50% तो कार्बन ही होता है, हाइड्रोजन 6% होता है, 43% ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में होता ही है, साथ साथ राख होती है। तो ये किसी भी लकड़ी के अंतर्गत पाए जाने वाले पदार्थों की वैल्यू है। इसके अलावा जो इनका उष्मीय मान है, उष्मीय मान मतलब कितनी ऊर्जा देती हैं ये। तो अगर हम बात करें अलग अलग लकड़ियों की, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे आपको। जैसे ओक का पेड़ है, ओक से जो ऊर्जा निकलेगी उष्मीय मान, वो मिलेगी 4729 से 4750 कैलोरी प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम लकड़ी जलाई जाएगी तो इतनी उष्मा ये उत्पन्न करेगा। वहीं पे बर्च की लकड़ी की बात करें तो ये 4695 से 4831। देवदार ये हिमालय के क्षेत्र में बहुत होता है, 4818 से 5310। वहीं पर अगर हम फर या सनोबर की बात करें तो ये 4887 से 4900। इसके अलावा लार्च के जो पेड़ हैं 4775 से 4840 है। तो हर लकड़ी का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होता है, उष्मीय मान होता है, उसके हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी जलाने के लिए। लेकिन ये एक तरीके से प्रकृति के लिए नुकसान होता है, क्योंकि पेड़ों को काटने से जो है बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। तो इसलिए हम कुछ और चीजों का इस्तेमाल करने लगे, जिनको कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जिनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जो धरती के अंतर्गत कई सालों से जमा थे और उनका उपयोग हम कर रहे हैं। तो ये जो है, आपको चाहे नेचुरल गैस की बात करें चाहे पेट्रोलियम की बात करें, लेकिन ये जो दोनों है पेट्रोलियम, ये आपका लिक्विड फ्यूल्स के अंदर आ गया, द्रवीय अवस्था में आ गया, और ये गैस अवस्था में आ गया। तो बचा जो कोयला है वो आपका किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। तो हम आज ठोस ईंधन की बात कर रहे हैं। तो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दबे जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेषों के द्वारा विभिन्न जैविकीय और भूजैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। यही फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इनके लिए उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें हैं। तो ये भी एक तरह के बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है। तो अब इसी में हम बात करेंगे कोयले की। अब कोयला जो है ये क्या है, ये वनस्पतियों का ही एक अवशेष है, जो धरती के अंतर्गत भूकंप के आने से, बाढ़ के आने से कई धरतियों में जमा रहा, और इन्हीं के अलग अलग प्रकार मिलते हैं, जो मैंने आज एक क्वेश्चन भी दिया था। इसी में आप अलग अलग टाइप भी पढ़ेंगे कि भाई एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, इसके अलावा लिग्नाइट होता है, और पीट प्रकार के कोयले होते हैं, जिनमें सबसे अच्छी प्रकार का कौन सा है, एंथ्रासाइट। तो सॉलिड फ्यूल्स में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। आज भारत में 65% जो पावर बन रही है, ऊर्जा जो निर्माण हो रहा है, वो कोयले से हो रहा है। तो भाई हमारे इंडिया के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें, ये एक महारत्ना कंपनी है जो कोयले से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का उत्पादन करती है। साथ साथ जो एनटीपीसी है, जो पावर जनरेशन में काम करती है, तो भी कोयले की जरूरत होती है। तो कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भारत के अंतर्गत। तो हम बात कर लेते हैं इसी चीज से, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड है ये काला सोना जिसको संज्ञा दी जाती है। तो इसको समझते हैं। तो भाई कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स है, और बाढ़, भूकंप आदि भूगोलिक घटनाओं के कारण वनस्पतियों की भूरपटी, जो क्रस्ट है अर्थ के,
नीचे दब जाने से अतः उन पर लाखों वर्षों तक उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और दाब की क्रियाओं से कोयले का निर्माण हुआ है। तो ये जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी पेड़ को दबा दिया और कल निकाला तो कोयला बन गया, तो कई लाखों साल लगते हैं। कोयला कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, खदानों में पाया जाता है और ईंधन के रूप में कोयले का व्यापक प्रयोग ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि रखी है। अगर हम बात करें जर्मनी इतना आगे क्यों था औद्योगिक क्रांति के समय, या इंग्लैंड क्यों था, क्योंकि यहाँ पर कोयले का बहुत अच्छा जो है प्रकार मिलता है, जो कि अगर हम कार्बोनिफेरस युग में जो बना कोयला है वो इन जगहों पे था, इसलिए औद्योगिक क्रांति यहाँ पर हो पाई। इसके अलावा कोयले में विभिन्न पदार्थों की मात्रा होती है, वो भी समझ लीजिए। इसमें वाष्पशील पदार्थ जो वोलेटाइल मैटर होता है वो लगभग 3 से 50% होता है। मॉइस्चर नमी की बात करें तो 3 से 3% हो सकती है। राख जो ऐश होती है 2 से 30%, और फिक्स्ड कार्बन जो होता है 16 से 92% होता है। इसी कार्बन के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार है उसी में हम एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और आपका लिग्नाइट पीट की बात करते हैं। तो ये किसके बेसिस पे होता है? बेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की अवस्था के अनुसार कि भाई कितना कार्बन मिलता है, उसके हिसाब से हमने इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। इसके अलावा अगर हम कोयले के संगठक तत्वों की बात करें, भाई किसी भी कोयले के अंतर्गत क्या मिलेगा, तो उसके अंदर कार्बन मिलेगा 50 से 95%, हाइड्रोजन मिलेगा 2 से 5.5%, ऑक्सीजन मिलेगा 2 से 4%, सल्फर मिलेगा 0.5 से 7%, नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है और राख भी होता है। तो ये कोई भी कोयले के अंतर्गत एक सामान्य तौर पर ये चीजें मिलेंगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोयले में कितने प्रकार हो सकते हैं। तो भाई कोयले में उपस्थित कार्बन और वाष्पशील पदार्थों की मात्रा उसकी गुणवत्ता निर्धारण करती है और कार्बन की मात्रा के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो पीट कोयला जो होता है इसमें 50 से 60% कार्बन होता है, वहीं 60 से 70 में वो लिग्नाइट प्रकार का हो जाता है, बिटुमिनस में 71 से 87%, और एंथ्रासाइट कोयला जो सबसे अच्छी मात्रा का कोयला बताया जाता है या अच्छी गुणवत्ता वाला जो है, मतलब हाई क्वालिटी जो कोल है, कोई आपसे पूछे कि कौन सा कोल है तो आप बताएंगे कि एंथ्रासाइट है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा देखने मिल रही है। तो ये सबसे अच्छा कोयला होता है। इसके अलावा कोयले के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होने के कारण एंथ्रासाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला कहलाता है। एंथ्रासाइट कोयले को कठोर कोयला, हार्ड कोल भी कहते हैं, उपनाम से भी जाना जाता है। इस कोयले का उपयोग मुख्यतः बिजली उत्पादन, इस्पात निर्माण, स्टील प्रोडक्शन में, हमारे जितने भी स्टील प्लांट हैं इंडिया के अंतर्गत, अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो आपको मिलेगा बोकारो में है, बर्नपुर में है, दुर्गापुर में है, भिलाई में है, सालेम में है, राउरकेला में है। ये जितने भी स्टील प्लांट हैं, इन सारे स्टील प्लांट को इंडिया में देखेंगे तो आपका इस्पात निर्माण जो हो रहा है वो कोयले की मदद से ही हो पाता है। धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी अगर मेटलर्जी की भी बात करें तो उसमें भी कोयला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उच्च वाष्पशील पदार्थ जो हाई वोलेटाइल मटेरियल वाला कोयला कोल गैस के निर्माण में प्रयुक्त होता है, उसका यूज कोल गैस बनाने के लिए होता है, जबकि निम्न वाष्पशील पदार्थ से युक्त कोयला का धातु कर्मी मेटलर्जिकल कोक के निर्माण के हेतु प्रयोग किया जाता है। तो कोयले के बहुत सारे जगह प्रयोग हैं, बिजली बनाने में भी है, आपका स्टील उत्पादन में भी है, आपका धातु विज्ञान में भी है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से इसको अलग अलग जगह यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम विनिर्मित ठोस ईंधन की बात करें, अब देखिए हमने ये तो सारे प्रकृति की बात कर ली, जैसे प्राकृतिक में हमने लकड़ी पढ़ ली और कोयला पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल के बारे में। तो मैन्युफैक्चर्ड सॉलिड फ्यूल की बात करें तो इसमें एक चीज आ जाती है जिसको चारकोल कहा जाता है। ये कास्ट कोयला है। कोयला तो आपको प्रकृति तौर पे मिला, लेकिन इसमें क्या होता है, हम कुछ चीजें बदलाव करते हैं। ये जो है मानव के द्वारा निर्मित कोयला है। तो लकड़ी के भंजक आशवन, मतलब जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, अर्थात उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाने के पश्चात प्राप्त जो अवशिष्ट होता है उसको हम कास्ट कोयला कहते हैं या चारकोल कहते हैं। और चारकोल स्पष्ट ज्वाला, क्लियर फ्लेम के साथ तीव्रता से जलता है तथा धुआं उत्पन्न नहीं करता, और ये लगभग 6050 कैलोरी प्रति किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब देखिए मैंने जितनी भी लकड़ियां बताई थी उनमें आपको 5000 तक मिल रहा था, लेकिन ये हमारे द्वारा निर्मित है तो इससे जो कैलोरी निकल रही है वो ज्यादा निकल रही है, लेकिन साथ साथ जो है इसमें ये भी एक खास चीज है कि धुआं उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि इसको पहले ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है और इस तरीके से परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये मानव निर्मित है या विनिर्मित है या मैन्युफैक्चर्ड है, ये प्रकृति में नहीं मिलेगा। दूसरा देखें कोक का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोयले के भंजक आश्वान के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है, और कोक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट कोक, देखिए इसके अंदर भी भंजक मतलब डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन ही होता है,
जैसे यहाँ पे आपको मिल गया चारकोल, वैसे ही एक प्रकार मिलता है कोक। इसमें मुलायम कोक बताएं तो ये भंजक आसवन के दौरान 600 से 650 तापमान पर धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है तथा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कठोर कोक की बात करें तो ये भंजक आसवन के 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर प्राप्त किया जाता है और ये जलने पर धुआं उत्पन्न करता है तथा धातु कर्मीय प्रक्रिया जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं जिनमें कई ओर्स जो होती हैं, अयस्कों से हम मेटल्स निकालते हैं, उस प्रोसेस के लिए ये उपयुक्त होता है। इसके अलावा खोई बगासिस की बात करें, गन्ने से ये जो है उत्पन्न होता है। तो चीनी मिलों में गन्ने से रस निकालने के पश्चात जो अवशिष्ट रेसिड्यू पदार्थ बनता है उसे खोई या बगासिस कहा जाता है। इनके ही लंग्स में जाने से बगासिसिस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। ये एक रेशेदार ईंधन फाइब्रस फ्यूल है जिसका ऊष्मीय मान 2200 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है और खोई मुख्यतः चीनी उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये तीव्रता से जलती है। इसमें 45 से 55% मॉइस्चर होता है जिससे कम करके इसकी दक्षता को और बढ़ाया जा सकता है। अभी तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से कई जो बगासेस है इसका इस्तेमाल डिस्पोजल्स, प्लेट, चम्मच बनाने में भी किया जा रहा है जिससे ये जो है इसको कम किया जा सके, क्योंकि इससे लंग्स रिलेटेड डिजीजेस भी हो जाती हैं। लंग्स मतलब आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा ब्रिकेट्स की बात करें, कल भी मैंने बात की थी, तो लकड़ी का चूर्ण, वनस्पतियों के अवशेष, कोयले के टुकड़े तथा विभिन्न प्रकार के कोयले एवं कोक के अवशिष्ट मतलब उनके जो बचे हुए पदार्थ से एक विभिन्न आकारों के संपीड़ित मतलब इनको प्रेस करके बना दिया जाता है, कंप्रेस करके प्राप्त ईंधन को ब्रिकेट्स कहा जाता है। और विभिन्न ईंधनों के खनन और परिवहन के दौरान बड़ी मात्रा में उसके छोटे छोटे टुकड़े एवं मलबा प्राप्त होते हैं जो ब्रिकेट्स के निर्माण के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। तो ये ईंधनों के ही एक अवशेष हैं, उनके ही वेस्ट से जो है कुछ बेस्ट चीज बना दी जाती है, वो ब्रिकेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा ठोस ईंधन के आपसे कोई पूछा जाए कि भाई लाभ क्या है और हानि क्या है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम लाभ की बात करें ठोस ईंधनों की, तो ठोस ईंधनों का परिवहन एवं भंडारण सरल होता है कि ये जो है अगर ट्रकों में भर के ले जाया जा रहा है तो कहीं लीक नहीं होगा, कहीं पर पाइपलाइन जैसे बनानी पड़ती है गैस के लिए या पेट्रोल के लिए, तो इनका जो भंडारण है, स्टोरेज बहुत आसान है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। कुछ मामलों में जो है ठोस ईंधनों में राख की मात्रा अधिक हो सकती है, ये एक हानि है, लेकिन इनका सुगम है परिवहन। इसके अलावा इनमें स्वतः विस्फोट का भय नहीं होता। अगर हम पेट्रोल की बात करें, गैस की बात करें, ये कई बार ज्वलनशील होते हैं, ये वायु के संपर्क में आने पर जलने लगते हैं, लेकिन इनको जो है कोई ना कोई तरीके का सोर्स चाहिए तब जलेंगे। इनसे उत्पन्न ऊष्मा का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। अब ये जो है एक हानि है कि इनसे जो भी एनर्जी मिलेगी उससे ज्यादा वेस्ट भी निकलेगा, बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन भी होगा। इसके अलावा इनके उत्पादन लागत कम होती है, मतलब इनको हमें बहुत कम मात्रा में पैसा खर्च करके हम निकाल सकते हैं। इनके दहन को नियंत्रित करना होता है। अब जो है अगर हम बात करें सॉलिड फ्यूल बहुत ही ज्यादा तेजी से जलने लगेगा तो उन पे कंट्रोल करना एक हानि है, मतलब इनके दहन को नियंत्रित करना होता है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा इनका प्रज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर मध्यम होता है, कि कितने तापमान पर जलना चालू होंगे तो वो मध्यम होता है। ये जलने के दौरान अवशिष्ट टुकड़े क्लिंकर्स का निर्माण करते हैं अर्थात इनका पूर्ण दहन नहीं होता है। मतलब ये जो ईंधन जलेगा तो आपको ऊर्जा तो देगा लेकिन बहुत सारा कचरा भी देगा, बहुत सारा वेस्ट भी देगा। तो ये कुछ लाभ और हानि यहाँ पर हमने डिस्कस करी है सॉलिड फ्यूल्स की। तो आज की क्लास में हमने सॉलिड फ्यूल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ऐसे ही हम लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स को भी आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। तो होप लेक्चर आपको समझने आया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके लिए, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज लिग्नाइट? लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है? सेकेंडरी फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल, लिक्विड फ्यूल या गैसियस फ्यूल? माध्यमिक ईंधन, प्राथमिक ईंधन, तरल ईंधन या गैसीय ईंधन? इसके अलावा व्हाट इज सॉलिड फ्यूल मेड अप ऑफ? ठोस ईंधन किससे बनते हैं? लिक्विड हाइड्रोकार्बन से, गैसियस हाइड्रोकार्बन से, ज्वलनशील या कंबस्टेबल सब्सटेंस से या नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस से? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी तरह का क्वेश्चन है मुझे मेल कर दीजिए। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।